हेलो दोस्तों, हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्नोट इंजन क्या होता है। फिर हम लोग पढ़े थे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें क्लोसियस स्टेटमेंट दिया था, फिर केल्विन प्लैंक से दिया था। और हम लोग आगे भी और पढ़े थे, जैसे में हो गया रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब इसके बाद हमको एक और लॉन्ग क्वेश्चन करना है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है कार्नोट्स थ्योरम। अब कार्नोट्स थ्योरम किसको कहते हैं? तो कार्नोट्स थ्योरम इसका दो भाग है। पहला भाग कि ऐसा कोई भी इंजन नहीं है जो रिवर्सिबल हीट इंजन से ज़्यादा एफिशिएंसी का होगा अगर सेम लिमिट ऑफ टेम्परेचर पर काम करेगा। ऐसा कोई भी इंजन नहीं है जो रिवर्सिबल इंजन से ज़्यादा एफिशिएंट होगा। मतलब सबसे ज़्यादा एफिशिएंट कौन होगा? तो रिवर्सिबल हीट इंजन होगा। इसका डिफिनेशन क्या होगा? तो डिफिनेशन पहले सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं कि पहला पार्ट जो है सो क्या कहता है। पहला पार्ट कहता है कि नो इंजन कैन बी डिजाइन, नो इंजन कैन बी डिजाइन, ऐसा कोई इंजन नहीं है जो डिजाइन हुआ है। नो इंजन कैन बी डिजाइन मोर एफिशिएंट than reversible heat engine. Reversible heat engine working between same limit of temperature. Working between same limit of temperature. Limit of temperature. टेम्परेचर। और दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है कि अगर सारा के सारा रिवर्सिबल इंजन होगा तो उसका एफिशिएंसी सेम होगा, उस सेम ऑफ लिमिट ऑफ टेम्परेचर में उसका एफिशिएंसी सेम होगा। मतलब कि दूसरा पार्ट कह रहा है कि ऑल रिवर्सिबल इंजन, सारा रिवर्सिबल जो इंजन होगा, रिवर्सिबल इंजन वर्किंग बिटवीन, वो काम करेगा वर्किंग बिटवीन द सेम लिमिट ऑफ टेम्परेचर, द सेम लिमिट ऑफ टेम्परेचर same limit of temperature have the same efficiency. अब हम इसको प्रूव कैसे करेंगे? ये तो देखने में दिख गया, इसको प्रूव करना आता है नहीं। ये तो स्टेटमेंट हो गया मेरा। इसको प्रूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम लोग सोर्स लेंगे, मान लेते हैं कि सोर्स है, और सोर्स का टेम्परेचर कितना मानते थे? T1 केल्विन। और एक मान लेते हैं कि सिंक है, सिंक का टेम्परेचर कितना लेते थे? T2 केल्विन ले लिए। अब मान के चलिए कि एक मेरा रिवर्सिबल हीट इंजन है, रिवर्सिबल हीट इंजन है, और एक हम लोग का मान के चलिए कि रिवर्सिबल हीट इंजन है, ये रिवर्सिबल हीट इंजन। अब ये क्या करेगा? ये रिवर्सिबल हीट इंजन सोर्स से मान के चलिए कि क्यू डैश हीट जो है सो एब्जॉर्ब किया, और क्यू डैश हीट एब्जॉर्ब करके कुछ वर्क में कन्वर्ट करेगा। हम लोग जानते हैं कि कोई भी इंजन जो होता है पहले सोर्स लेता है, वो वर्क में कन्वर्ट करता है। तो मान के चलिए कि ये वर्क में कन्वर्ट किया, और कितना वर्क किया? मान के चलिए डब्ल्यू वर्क किया। अगर डब्ल्यू वर्क किया तो फिर सिंक को कितना देगा? तो क्यू डैश में डब्ल्यू वर्क कर दिया तो इतना हीट मेरा सिंक में देगा। अब सिंक क्या करेगा? सिंक जो ये रिवर्सिबल हीट इंजन, ये क्या होता है? रिवर्सिबल, वो लेता है सिंक से टेम्परेचर का। कि हम लोग देखे थे कि जो क्लोसियस स्टेटमेंट कहता है, क्या कहता है कि सिंक से टेम्परेचर लेगा, उसको एक्सटर्नल वर्क डन करेगा तो सोर्स को देगा, और
केल्विन प्लैंक क्या कहता है कि अगर सोर्स से लेगा कुछ वर्क डन में देगा और कुछ जो हीट बचेगा वो क्या देगा, सिंक में देगा। तो वो दोनों स्टेटमेंट दिमाग में रहना चाहिए। तो इससे हिट लिया, कितना हिट लिया, तो मान के चलिए कि Q माइनस डब्ल्यू हिट सिंक से लिया, और जब Q माइनस डब्ल्यू हिट सिंक से लिया, वो एक्सटर्नल वर्क डन W काम किया, तो कितना देगा सोर्स को ही देगा Q हिट, सोर्स को Q हिट देगा। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि रिवर्सिबल हीट इंजन और इरिवर्सिबल हीट इंजन का इफिशियंसी क्या होगा। अब इफिशियंसी का मतलब क्या होगा, मान के चलिए कि इफिशियंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट का क्या होगा और रिवर्सिबल का क्या होगा। क्या बताए थे इफिशियंसी का फार्मूला, कि जितना हीट वो लिया और जितना वर्क डन में कन्वर्ट कर पाया। तो रिवर्सिबल हीट इंजन में देखिए कितना हीट लिया था वो क्यों, और कितना वर्क डन लगा था W, यानी W/Q रिवर्सिबल हीट इंजन का डिफिनेशन होगा। क्या कि जानते हैं कि वर्क बाय हीट जो होता है वो इफिशियंसी होता है। तो यहाँ Q हीट दे रहा है सोर्स को, मतलब Q हीट जो दे रहा है और वर्क डन कितना ले रहा है W, तो W/Q हो गया रिवर्सिबल हीट इंजन की एफिशिएंसी। और इरिवर्सिबल हीट इंजन का क्या हो जाएगा इफिशिएंसी। इरिवर्सिबल हीट इंजन में क्या पढ़े थे हम लोग कि Q डैश ले रहा है, तो Q डैश हीट बाय वर्क डन कितना देर कर रहा है W, सॉरी उल्टा लिख दिया, यानी W वर्क कर रहा है कितना हीट से, Q डैश हीट से। तो हम लोग का हो जाएगा रिवर्सिबल का एफिशिएंसी। अब हम लोग को प्रूव करना है कि जो रिवर्सिबल हीट इंजन का एफिशिएंसी होगा वो ग्रेटर देन होगा इरिवर्सिबल हीट इंजन का। क्या कि पहला स्टेटमेंट देखिए भाई है कि ऐसा कोई इंजन डिजाइन नहीं हुआ है जो रिवर्सिबल हीट इंजन से ज़्यादा एफिशिएंट का होगा। तो रिवर्सिबल हीट इंजन का सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होगा, मतलब ये प्रूव करना है। तो जब ये प्रूव करना है तो इसको मान लेते हैं कि इसका अपोजिट होगा, और अपोजिट से फिर हम लोग प्रूव कर देंगे। अगर सही नहीं आया तो हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि अगर पॉसिबल होगा तो एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस का ज़्यादा होगा, पॉसिबल अगर है इरिवर्सिबल एफिशिएंसी का ज़्यादा होगा, तो इसका मान लिए कि ज़्यादा होगा। और जब इसका ज़्यादा मान लिए तो प्रूफ क्या करना है, जैसे हम लोग 10 क्लास में पढ़ रहे होंगे और 10 क्लास में अपरिमेय संख्या सिद्ध करना रहता था, √5 एक अपरिमेय संख्या। तो इसको मान लेते थे कि √5 एक परिमेय संख्या है, उसके बाद फिर गलत साबित कर देते थे और कह देते थे कि परिमेय संख्या है। उसी तरीका से हम लोग इसमें क्या करते हैं कि इरिवर्सिबल प्रोसेस को मान लेते हैं कि बड़ा है और लास्ट में सिद्ध कर देंगे क्योंकि इरिवर्सिबल नहीं रिवर्सिबल बड़ा होगा। जैसे कि इरिवर्सिबल का एफिशिएंसी कितना है W/Q डैश, और रिवर्सिबल का कितना है W/Q। इसका मतलब क्या हो गया कि W दोनों तरह कट जाएगा, और जब कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/Q डैश बड़ा होगा 1/Q से। अब जैसे में कि मान लेते हैं 1/2 जो है बड़ा होगा 1/3 से, ही फिक्स है बड़ा होगा। और जब इसको ऊपर लिखना चाहेंगे 3 और 2 तो कौन बड़ा हो गया, यानी साइन चेंज होगा जब अपोजिट जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर जब Q डैश और Q लिखेंगे तो साइन चेंज होगा, यानी Q डैश जो होगा क्या हो जाएगा, ये तो पहले था साइन चेंज होगा, नहीं तो साइन चेंज होगा तो इधर हो जाएगा, मतलब Q डैश से बड़ा Q हो जाएगा। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं कि Q जो बड़ा हो गया Q डैश से। और जब Q डैश बड़ा हो गया Q डैश से, तो अगर जब कंबाइंड कर देंगे दोनों इंजन को कंबाइंड कर देंगे तो क्या होगा कि सिंक जो है, सिंक कितना हीट ले रहा है Q माइनस W, और दे कितना रहा है। देखिए हम लोग को सिंक से हीट लिया कितना जा रहा है Q माइनस W, और दिया कितना जा रहा है Q डैश माइनस W। तो कुल टोटली जो बोलेंगे तो कितना हम हीट सिंक से लिए, सिंक को कितना हीट दिए Q माइनस W हीट दिए, Q डैश माइनस W हीट दिए, और लिए कितना Q माइनस W हीट लिए। तो बड़ा कौन होगा, जो लिए सो बड़ा होगा, क्या कि Q ज़्यादा बड़ा है। यहाँ देख रहे हैं कि Q बड़ा है, और जब Q बड़ा है तो इसमें क्या बड़ा हो जाएगा Q माइनस W बड़ा हो जाएगा किससे, Q डैश माइनस W से, होगा कि नहीं।
और जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसका मतलब क्या निकला कि नेट हीट जो सिंक से हम ले रहे हैं इसको कितना ले रहे हैं, नेट हीट जब भी बड़ा है तो Q माइनस डब्लू माइनस क्यू डैश माइनस डब्लू, नेट हीट हम लोग लिए इतना, कहाँ से, सिंक से। आखिर क्यू माइनस डब्लू ले लिए और दिए इतना, तो इसको कुल टोटल दिए कितना, हम कितना हीट दिए कुल टोटल सिंक में, तो इसको इससे घटाना पड़ेगा। मतलब क्यू यहाँ माइनस जब अंदर जाएगा तो डब्लू और डब्लू कट जाएगा, यानी क्यू माइनस क्यू डैश जो है सो कुल टोटल हम सिंक को दिए। और यहाँ से फिर देखना है कि हीट कितना हम सोर्स को दिए, तो सोर्स को कितना दिए, क्यू दिए, क्यू डैश ले लिए, क्यू दिए और क्यू डैश ले लिए, तो सोर्स को भी कितना दिए, क्यू माइनस क्यू डैश, और सिंक को भी कितना दिए, इतना। इसके मतलब क्या हो रहा है, डायरेक्टली इसको देखें तो, इसको हम डायरेक्ट अगर देखें तो क्या हो रहा है कि पूरा जितना सिंक से हीट लिया सारा के सारा दोनों मिक्स कर देंगे तो सारा के सारा कहाँ दे दिया, सोर्स को, सारा के सारा हीट सोर्स को दे दिए। बिना एक्सटर्नल वर्क का क्या हम दे सकते हैं, सिंक से सोर्स में कोई भी हीट दे सकते हैं, बताइए आप लोग। हम लोग पढ़े हैं क्लोसियस स्टेटमेंट में कि सिंक से अगर कोई भी हीट अगर निकालना है और मतलब कोल्ड बॉडी से जो हीट कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में तभी ट्रांसफ़र हो सकता है जब कोई एक्सटर्नल वर्क डन काम करे। तो जब पूरा मिक्स कर देंगे, जब पूरा के पूरा होल यूनिवर्स पूरा ये जो है उसको अगर मिक्स कर देंगे तो क्या, सिंक से जो है, सिंक से Q माइनस क्यू डैश हीट निकला बिना वर्क डन किए, Q माइनस क्यू डॉट सोर्स के दे दिए। तो ये गलत है या नहीं, ये मतलब गलत आ गया। तो ये गलत आया तो आया कैसे आया, क्या कि हम लोग यहाँ गलत मान चुके थे, और जब ये गलत मान चुके थे तो मतलब क्या होगा कि अपोजिट है कि ये बड़ा नहीं हो सकता। अगर बड़ा होगा तो सिंक से डायरेक्ट हीट सोर्स में ट्रांसफ़र कर जाएगा। तो इससे साबित हुआ कि हम लोग जो हीट ले रहे हैं सिंक से Q माइनस क्यू डैश और डायरेक्ट दे रहे हैं, मतलब जो माने थे वो गलत माने हैं। जो इफिशियंसी ऑफ इरिवर्सिबल का होगा ज़्यादा होगा किसका, इफिशियंसी ऑफ रिवर्सिबल, इक्वल टू भी हो सकता है। मतलब कुल टोटली हम लोग का निष्कर्ष में यही निकला। और सेकेंड फॉर्म क्या कर रहा है, अगर ऑल रिवर्सिबल इंजन करेगा सेम लिमिट ऑफ टेम्परेचर, मतलब T1 के और T2 के बीच में एक ही लिमिट ऑफ टेम्परेचर के बीच में अगर सारा के सारा रिवर्सिबल हीट इंजन होगा, मतलब अगर मान के चलिए कि यहाँ भी हम रिवर्सिबल मान लिए और यहाँ ये रिवर्सिबल मान लिए, अगर रिवर्सिबल सारा रिवर्स कर देंगे तो क्या होगा, ये रिवर्स कर देंगे तो जो यहाँ आया है मेरा इफिशियंसी ऑफ, तो इसको ई रिवर्सिबल का ज़्यादा हो जाएगा इफिशियंसी। ये सेकेंड फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब सेकेंड पार्ट में क्या करें, इस बोला सेकेंड पार्ट में देखिए कि ऑल रिवर्सिबल इंजन जो है वर्किंग बिटवीन द सेम लिमिट ऑफ टेम्परेचर, मतलब सेम लिमिट ऑफ टेम्परेचर के बीच में सेम लिमिट है। देखिए सोर्स और सिंक के बीच में अगर सारा के सारा रिवर्सिबल हीट इंजन है तो उस सेम इफिशियंसी में काम करेगा। तो सेम इफिशियंसी का मतलब क्या हुआ, अगर हम यहाँ भी रिवर्सिबल ले लें और यहाँ भी रिवर्सिबल तो क्या होगा, तो रिवर्सिबल अगर ले लेंगे यहाँ तो मतलब यहाँ हो जाएगा कि इफिशियंसी ऑफ इरिवर्सिबल का ज़्यादा हो जाएगा, किससे, रिवर्सिबल से। अभी कहाँ होगा, इसलिए होगा क्या कि रिवर्स कर दिया, मतलब सारा के सारा चीज़ उल्टा हो गया, और जब उल्टा हो गया तो इरिवर्सिबल का ज़्यादा हो जाएगा रिवर्सिबल से। अब इरिवर्सिबल के ज़्यादा हो जाएगा और दोनों को अगर मिक्स करेंगे, ये बोल रहा है कि नहीं रिवर्सिबल बड़ा, ये बोल रहा है नहीं इरिवर्सिबल बड़ा है। अगर दोनों को मिक्स कर देंगे तो कुल टोटली क्या निष्कर्ष निकलेगा कि रिवर्सिबल का एफिशिएंसी और रिवर्सिबल का एफिशिएंसी क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब कि जितना रिवर्सिबल इंजन है वो सेम एफिशिएंसी में सेम लिमिट ऑफ टेम्परेचर में काम करेगा। ये हम लोग सेकेंड पार्ट भी प्रूव कर चुके हैं। अब इसका हम लोग नोट्स में देखते हैं क्या बोल रहा है। अब नोट्स में देखते हैं कि क्या बोलता है। जैसे हम यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि कार्नोट्स थ्योरम है, ये हम लोग का कार्नोट्स थ्योरम है।
तो यहाँ बोल रहा है कि द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट रिवर्सिबल इंजन डज नॉट डिपेंड अपॉन वर्किंग सबस्टेंस बट ओनली डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक। ये तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि ईटा बराबर 1 - T2 में T1 होता है, डिपेंड करता है टेम्परेचर ऑफ सोर्स और टेम्परेचर ऑफ सिंक का। जहाँ T2 क्या है तो टेम्परेचर ऑफ सिंक है, T1 क्या है तो टेम्परेचर ऑफ सोर्स है। अब कार्नोट्स थ्योरम जो है सो कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, ये 2 पार्ट्स में कंसिस्ट है। हम लोग बताएं अभी कि पहला जो है कि नो इंजन कैन बी मोर इफिशिएंट देन रिवर्सिबल हीट इंजन वर्किंग बिटवीन द सेम लिमिट ऑफ टेम्परेचर। और दूसरा स्टेटमेंट है कि ऑल रिवर्सिबल इंजन, सारा रिवर्सिबल इंजन जो है सो काम किसके बीच कर रहा है, वर्किंग बिटवीन द सेम लिमिट ऑफ टेम्परेचर हैव द सेम इफिशियंसी। और इसको प्रूव करने के लिए मान लिए कि 2 इंजन है, कंसिडर 2 इंजन R एंड I, द इंजन R इज रिवर्सिबल एंड I इज irreversible. Both engine are working between the same limit of temperature, that is temperature of source T1 and temperature of sink T2. ये मान लिए हम लोग। अब यहाँ से मान लिए कि सोर्स और सिंक है, ये भी फिगर बताए भी किए कि क्यू हीट सोर्स से लिया, क्यू डैश माइनस डब्ल्यू हीट दे दिया, डब्ल्यू वर्क डन में कन्वर्ट करके, और यहाँ से फिर क्यू माइनस डब्ल्यू लिया, क्यू दे दिया। देखिए लेट द इंजन आई, मान लिया कि इंजन आई जो है सो एब्जॉर्ब्स एन अमाउंट ऑफ हीट क्यू डैश, आई जो है से एक क्यू डैश हीट एब्जॉर्ब किया सोर्स से, फ्रॉम सोर्स, परफॉर्म वर्क डब्ल्यू परफॉर्म करके, एंड रिजेक्टेड क्यू डैश माइनस डब्ल्यू, आर क्यू डैश माइनस डब्ल्यू रिजेक्टेड कर दिया और हिट टू द सिंक और दे दिया सिंक को। और द इंजन आर इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेटर, मतलब रेफ्रिजरेटर के रूप में आर यूज किए, मतलब रेफ्रिजरेटर एक रिवर्सिबल भी है, रिवर्सिबल ही रेफ्रिजरेटर का, कि वो भी कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में ट्रांसफ़र करता है वर्क डन लेके, मतलब वो जो है सो मेरा एक रिवर्सिबल हीट इंजन है वो भी। यानी एज रेफ्रिजरेटर मान लिया कि ऑन द कॉस्ट ऑफ वर्क डब्ल्यू वर्क कॉस्ट का वर्क जो हुआ आई के द्वारा, ऑब्टेन फ्रॉम इंजन आई के द्वारा जो वर्क हुआ उसको यूज करके ये ऑब्जर्व कर लिया क्यू माइनस डब्ल्यू इंजन वर्क फ्रॉम द सिंक से ही क्यू माइनस डब्ल्यू ऑब्जर्व कर लिया, एंड वर्क इज फ्रॉम आउटपुट ऑफ इंजन आई, कहाँ से, तो इंजन आई से क्यू माइनस डब्ल्यू इसका वर्क यूज किया, डब्ल्यू आर क्यू माइनस डब्ल्यू हीट लिया। देखिए यहाँ लिखा है सही से, हीट एब्जॉर्ब हीट क्यू माइनस डब्ल्यू, क्यू माइनस डब्ल्यू जो है हीट एब्जॉर्ब किया। वर्क इज फ्रॉम आउटपुट ऑफ इंजन आई, वर्क जो है सो इसका आउटपुट ऑफ आई का वर्क यूज करके, एंड कन्वे हीट क्यू टू द सोर्स, और जो क्यू हीट है सो किसको दे दिया, तो सोर्स को दे दिया। अब मान लिया कि नाउ एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन आर इज गिवन बाय, अभी बताया कि डब्ल्यू बाई क्यू होता है, एंड इफिशियंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन आई के लिए इफिशियंसी क्या हो जाएगा, तो डब्ल्यू बाई क्यू डैश। इफ पॉसिबल, मान लिया कि अगर पॉसिबल होगा तो ई लेट द इफिशियंसी ऑफ इंजन आई इज ग्रेटर देन आर, मान लिया कि जो इरिवर्सिबल का है वो रिवर्सिबल से ज़्यादा है, अगर पॉसिबल होगा तो दैट इज इफिशियंसी ऑफ इरिवर्सिबल ग्रेटर देन इफिशियंसी ऑफ रिवर्सिबल, मतलब कि डब्ल्यू बाई क्यू डैश ग्रेटर देन डब्ल्यू बाई क्यू, यानी कि क्यू डैश अगर ऊपर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, मतलब क्यू डैश लेस देन क्यू, यानी इसको लिख सकते हैं कि क्यू ग्रेटर देन क्यू डैश। अब नाउ कंसीडर द कंबाइंड बिहेवियर ऑफ इंजन आर एंड आई, दोनों का कंबाइंड बिहेवियर देखते हैं। अब कंबाइंड बिहेवियर देखते हैं तो हीट टेकन आउट फ्रॉम सिंक पर साइकिल में कितना हीट कर रहा था, क्यू माइनस डब्ल्यू, देखिए यहाँ क्यू माइनस डब्ल्यू, और हीट गिवन टू द सिंक पर साइकिल, और सिंक को कितना दे रहा है, देखिए सिंक को दे रहा है पर साइकिल में क्यू डैश माइनस डब्ल्यू, ले रहा है क्यू माइनस डब्ल्यू, यानी टेक कर रहा है क्यू माइनस डब्ल्यू और गिवन कर रहा है क्यू डैश माइनस डब्ल्यू। अब लेकिन क्यू माइनस डब्ल्यू बड़ा होगा क्यू डैश माइनस डब्ल्यू से, क्या कि जो ले रहा है और जो दे रहा है, ले रहा है ज़्यादा हीट और दे रहा है कम, क्या कि रिवर्सिबल हीट इंजन है उसमें ज़्यादा हीट लगता है। अब द नेट हीट टेकन पर साइकिल,
यानी कि नेट हीट का क्या होगा, नेट हीट टेकन पर साइकिल में, तो नेट हीट टेकन होगा, देखिए यहाँ Q माइनस डब्ल्यू माइनस क्यू डैश माइनस डब्ल्यू, जितना लिए उतना दिए, घटा दिए, यानी नेट हीट जो बचा मेरा सिंक में वो कितना बचा, Q माइनस क्यू डैश। अब सिमिलरली हीट गिवन टू द सोर्स, अभी बताया है कि इसमें जो नेट जो है क्या होगा, Q दिया Q डैश लिया, कितना बचा Q माइनस क्यू डैश, वही लिखा। अब दस द कंपाउंड इंजन आर एंड आई इज एबल टू कन्वे हीट, अगर एबल हो गई कन्वे हीट तो Q माइनस क्यू डैश पर साइकिल फ्रॉम सिंक से Q माइनस क्यू डैश लिया टू सोर्स विदाउट हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंसी, मतलब बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी का हेल्प के वो सिंक में दे दिया, सिंक से लेके सोर्स में दे दिया। इन अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि इन दिस केस हीट फ्लोज फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में दे रहा है इटसेल्फ खुद बाय खुद, विच इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को विरोधाभास उत्पन्न करता है, कॉन्ट्राडिक्टरी करता है। हेंस इफिशियंसी ऑफ आई कैन नॉट बी ग्रेटर देन आर, यानी जो इफिशियंसी ऑफ आई का होगा वो कभी बड़ा नहीं होगा आर का रिवर्सिबल से, दैट इज efficiency of irreversible less than efficiency of reversible. This is first part of thermodynamics. थर्मो थ्योरम। अब सेकेंड पार्ट क्या है, बोथ इंजन आर एंड आई आर कंसिडर एज रिवर्सिबल, यानी दोनों को आर एंड आई को दोनों कंसिडर कर लिए रिवर्सिबल है। नाउ यूजिंग इंजन आर इन रिवर्स डायरेक्शन, मतलब जो इंजन आर है वो रिवर्स डायरेक्शन में यूज करने लगेगा, यानी इन केस बी शोन दैट कि इफिशियंसी ऑफ रिवर्सिबल जो होगा उससे क्या होगा, इफिशियंसी ऑफ रिवर्सिबल यानी कि सिमिलरली यूजिंग आई इन रिवर्स डायरेक्शन, अगर आई को रिवर्स डायरेक्शन में ले लेंगे तो क्या होगा, अगर आई को रिवर्स डायरेक्शन में ले लेंगे तो इफिशियंसी ऑफ रिवर्सिबल का ज़्यादा कम हो जाएगा रिवर्सिबल से, मतलब अगर दोनों को कंबाइंड अगर कर देंगे, देख लीजिए छूट गया था नहीं दिखा पाए, आप लोग देख लीजिए यहाँ एक बार। अब यहाँ से हो जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ इनक्वालिटी, क्या हो गया, इटा रिवर्सिबल और रिवर्सल का दोनों। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ थ्योरम, सेकेंड पार्ट ऑफ थ्योरम हो गया। अब देखिए इसका आगे बता रहा है कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंस होगा, जिसमें देख रहे हैं कि फॉलोइंग इम्पोर्टेंस है, बहुत इम्पोर्टेंस है। जैसे हम पहला इम्पोर्टेंस देखिए कि ऑल प्रैक्टिकल इंजन्स हैव इफिशियंसी लेस देन रिवर्सिबल हीट इंजन। अभी तो बताएं कि जितना भी प्रैक्टिकल इंजन्स है उस सबका इंजन सब रिवर्सिबल इंजन है, कोई इधर इरिवर्सिबल नहीं है, तो सबका जो है रिवर्सिबल इंजन का इफिशियंसी लेस देन होगा रिवर्सिबल हीट इंजन का, मतलब रिवर्सिबल हीट इंजन का ज़्यादा होगा, सेम बात। ऑल प्रैक्टिकल इंजन हैव इफिशियंसी लेस देन रिवर्सिबल हीट इंजन। हम लोग जानते हैं कि ईटा बराबर 1-T2/T1 पढ़े हैं कार्नोट इंजन में, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट ऑल द हीट इनटू वर्क अनलेस सिंक, मतलब बिना वर्क किए सिंक का ये पॉसिबल थोड़ी है कि वो सारा वर्क डन में कन्वर्ट कर दिए। एट इज द एट जीरो टेम्परेचर, यानी जीरो टेम्परेचर में जब तक सिंक का टेम्परेचर जीरो नहीं हो जाएगा तब तक के सारा वर्क कन्वर्ट नहीं कर पाएगा किस में, वर्क डन में। सिंक का जीरो होगा तब तो हो जाएगा, वही बोल रहा है कि जब तक सिंक का टेम्परेचर जीरो नहीं हो जाए। अब तीसरा देखिए हम लोग, और तीसरा पॉइंट है कि यह भी इंडिकेट करता है कि यह पॉसिबल नहीं है कोई भी सेल्फ एक्टिंग मशीन के लिए कि कन्वे इट फ्रॉम ये बॉडी टू ये लोअर टेम्परेचर टू ये हायर टेम्परेचर, मतलब लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में चेंज कर देगा बिना कोई एक्सटर्नल एजेंसी का, सब तो बताए हैं हम लोग। 10 कार्नोट थ्योरम फ्रॉम द बेसिस ऑफ, एक ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि कार्नोट थ्योरम जो है सो किस पे काम करता है, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस पर काम करते हैं। आने की ये भी पूछ सकता है कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है जो है किसके बेसिस पर काम करता है, तो कार्नोट थ्योरम के बेसिस पर काम करता है। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है रेफ्रिजरेटर, जो भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है।
और रेफ्रिजरेटर हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे, ताकि वो भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है। हम लोग आज एक लॉन्ग क्वेश्चन कर चुके हैं। अगला लेक्चर में देखेंगे कि रेफ्रिजरेटर क्या होता है, उसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैसे निकालते हैं, और बहुत कुछ देखना है इसमें। और इसके आगे हम लोग कल बताएंगे। आप लोग कृपया सपोर्ट कीजिएगा। अगर पसंद आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।